नमस्कार मित्रों। आज की कहानी का नाम है सौत, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए शुरू करते हैं। कहानी की मुख्य नायिका है रजिया। तो जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हो गई रामू को। आए दिन रजिया से झकझक होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया के ऊपर बिगड़ता और उसे मारता पीटता। और अंत को हुआ यह कि जो रामू है वो एक नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। नई स्त्री जो लाया उसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कृशांगी। रजिया भला इस नव यौवन के सामने क्या जचती, उसके सामने कुछ भी नहीं टिकती थी रजिया। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। गिरते हुए छप्पर को थुमियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी, मतलब अपने आप को संवारने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर कर बनाया है, उसे सहज में ही नहीं छोड़ सकती वो। बस इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी जो नई आई है वो राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया पैसा नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह ना थी जितनी रामू और दसिया के जो दासी है उसके आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी कैसे ले आए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम में भी तो आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तो बोलने वाली कौन है? अभी दासी के खेलने खाने के दिन है, तू चाहती है उसे अभी से नौन तेल की चिंता में डाल दूं। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर, भगवान ने 2-4 हाथ पैर तो दिए। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे पर लग जाती थी, अब तो उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है उसको देख देख कर। तो रुपए पैसे क्या आकाश से गिरेंगे? तेरे लिए अपनी जान थोड़ी दे दूंगा मैं। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूं कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया है, उसका यह फल मिला मुझे। तो अब मेरी बला से मैं नहीं करूंगी कुछ काम। तो रामू बोला, देख, मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। रजिया बोली, मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं होगी अलग हो जाऊंगी। रामू, जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। रजिया, अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूं, समझ लूंगी विधवा हो गई मैं। रामू दिल ही दिल में जानता था, समझता था कि यह गृहस्थी जो है रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में कितने भी लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो, संभवतः कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना ही लेता। पर दासी की कूटनीति कुशल थी। जो नई दासी आई थी वो कूटनीति में थी कुशल। उसने गर्म लोहे पर चूटे जमाना शुरू की और बोली, आज देवी जी किस बात पर गर्म हो रही हैं? रामू ने उदास मन से कहा, अरे तेरी चुनरी के पीछे। अब कहती है अलग रहूंगी, मैं साथ ना रहूंगी। मैंने भी कह दिया, जो तेरी इच्छा है वो कर ले। दासी ने आंखें मटकाकर कहा, देखो जी, यह सब नखरे हैं। आकर हाथ पांव जोड़े वो यही चाहती है मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहना, 2-4 दिन में अपने आप गर्मी उतर जाएगी। अगर तुम कुछ बोले तो और मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती नहीं हो उसे, वह कितनी घमंडन है। वह मुंह से जो कह देती है ना, उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा ना थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। उसने जिंदगी भर कितनी मेहनत करी, एक एक पाई पाई जोड़ के घर संवारा, बनाया। वह पहले की सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में ऐसी कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा उसका ऐसे विश्वास नहीं आता था। यह घर उसी ने तो पैसा जोड़ जोड़ कर बनाया है, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है। अनाज का लेन देन जो आज शुरू है सब उसने ही किया शुरू।
इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पौरख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी, और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकी जा रही है। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर अलग होने की बात मत कर, तुझसे मेरा ब्याह हुआ है। हंसी ठट्टा तो हुआ नहीं। जो अब रामू को उसकी इतनी भी परवाह नहीं है कि वो अलग रहने के लिए भी तैयार है। क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे रहते हैं? मैं अब रामू की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी। सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं क्या? कोई ना कोई तो मरता ही है। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल था कि वह नई स्त्री ले आता, मेरी ऐसी दुर्गति न होती। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार से विरोध करने लगी, विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूल को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। अपने साथ कुछ न लिया, लेकिन सोचा कि अगर इस तरह से जाऊंगी तो रामू को मौका मिल जाएगा दुनिया को बताने का कि देखो रजिया भाग गई, सारी गृहस्थी ले गई। तो वो इस तरह से नहीं गई, बल्कि वो बताना चाहती थी पूरी दुनिया को, आस पड़ोस को, समाज को, कि मैं खाली हाथ जा रही हूँ, कुछ नहीं ले जा रही हूँ। तो बोली, उसने रामू को पुकारा, कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ, तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसे यह आशा ना थी कि बिल्कुल वो जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तो मैं गांव समाज को दिखाऊंगा और उनसे सहानुभूति प्राप्त करूंगा कि देखो देखो ये रजिया। लेकिन अब क्या करे, अब तो वो कुछ नहीं ले जा रही है। दासी बोली, तो चिल्ला क्यों रही हो? जाकर गांव में ढिंढोरा पीटे आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है, ठीक है? तुम अपने घर से लाई ही क्या थी जो कुछ लेकर जाओगी यहाँ से? रजिया ना उसके मुंह से लगी, उसे उसके मुंह ना लगकर उसने रामू से कहा, सुनते हो जी, अपनी चहेती की बात है, फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ दासी, दस्सो रानी, तुम भी जाते जाते दस्सो रानी से बोली रजिया कि मैं तो जाती हूँ दस्सो रानी, तुम भी याद रखना, ज़्यादा दिन तक राज न कर पाओगी। ईश्वर के दरबार में न्याय अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देता है। दासी ठक्का मारकर हंसी। रामू ने सिर झुका लिया और रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही था, पास में ही था, इसलिए यहाँ के लोग भी परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कितनी सच्ची है, यह सब लोग जानते थे रजिया को। रजिया को मजूरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी पत्रक हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितनी साधना है, रजिया को खूब मालूम थे। उसने खूब संचय किया। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति की परवाह नहीं करता, मतलब लगन हो गई थी काम करने की। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुझसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई की खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी भी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो, पति हो तो सब तुम ही हो, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथों में है। और दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल है। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर उस पर जुआ रखते हैं, और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे ही लोग समझते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है।
उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास ना कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने सुना क्या चौधराइन? बेचारा रामू तो बहुत बीमार है। सुना 10 लंगन हो गए उसको। 10 लंगन एक प्रकार की बीमारी है। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी तो नहीं है, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा रहता है। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा बेचारा। बुरा हाल है बेचारे का। घर में एक पैसा नहीं है दवा दारू को। दासी की एक लड़का है, वह तो कभी भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करेगी? पहले तो जो काम धंधा ना करती थी अब कैसे करेगी? सारी मार रामू के सिर पर आ जाती है। फिर गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, नई दुल्हनियाँ है, कैसे क्या करे? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा सो भरेगा। लेकिन अंदर ही अंदर मन न लगा, जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। सोचा कि उसी व्यक्ति से बात करके पूछे, और कुछ पूछना चाहती थी, पर वह आदमी चला गया। रजिया ने इधर उधर देखा, वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया द्वार की चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो जाते समय उसने बोले थे, जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में वह साप दिया गया, अब वह जलन ना थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईश्वरा के योग नहीं, दया के योग थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था बेचारा। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा है। खाने पीने को तो ठीक ठाक मिला ना होगा बेचारे को। पड़ोस की एक स्त्री ने आग लगाने के लिए बहाने आकर पूछा, क्या पूछा? कि सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा सो भरेगा। बेचारी तुम्हें कितनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बेरी को भी ना निकाले। रजिया ने बीच में ही टोका, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दासी के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ भी कर बैठे हों, लेकिन आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरत के बस में नहीं हो जाता? दासी के कारण उनकी यह दशा हुई है, और वो तो बहुत अच्छे हैं। पड़ोसिन ने आग न मांगी, मुँह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई, पर उसकी आंखें उसी रास्ते की ओर चली जाती थीं जिस रास्ते की ओर रामू का गांव जाता था। लगता था कि उसे बुलाने के लिए कोई न कोई उस गांव से जरूर आएगा, नहीं तो बिन बुलाए वह कैसे जा सकती है? कोई ना कोई बुलाने तो आएगा ही। तो अब अगली जो कहानी है इसके आगे की अगले भाग में मिलते हैं, अगले भाग में।